थे फिर जैसे टीपू सुल्तान वाला वाक़या कि टीपू सुल्तान से लड़ने के लिए मराठाओं को पहले अपने साथ मिलाया, मिलाने के बाद फिर उन पर भी हमला कर दिया। टीपू सुल्तान को ख़त्म करने के बाद फिर उन्हें भी नहीं छोड़ा, यानी चालाक। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए देखना। बस I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year. लगता है कि रॉकेट फायरिंग जो है इंडिया की वो मून के डार्क साइड में नहीं, ये तुम्हारे स्थान विशेष को टारगेट करके लगता है कि मारा गया और वो अभी भी जल रहा है। India has a caste-based system that is horrifically racist and deliberately keeps great swathes of its own population in poverty based on a racial hierarchy. अच्छा, तो मतलब अगर ये हायरार्की ही, जाति ही गरीबी का कारण था तो आप लोग के परदादा अपनी मैया और बहनियां घुमाने आए थे नाव में यहाँ पे इंडिया में। 200 साल जो यहाँ पे थे वो क्या कर रहे थे? जब इतनी गरीबी थी तो गरीबी में करने क्या है? 45 से 47 ट्रिलियन डॉलर आज के पैसे में तुम लूट करके ले गए। तुम्हारी महारानी के, अब तो मर ही गई वो बुढ़िया, तुम्हारा जो राजा है वो जो पहनता है ना, उसके चड्डी के धागे तक किसी न किसी कॉलोनियल, जो बेचारे कॉलोनाइज्ड राष्ट्र होंगे, चाहे अफ्रीका के हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, धागा तक साले तुम पहनते थे हमारा दिया हुआ। नमस्कार दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 ने प्रॉपर लैंडिंग की और एक भी आप कह सकते हैं कि अपने पाथ से थोड़ा सा भी नहीं भटका और जिस प्रेसिजन के साथ लैंडिंग हुई, तब से कुछ लोगों के स्थान विशेष में जो है अत्यधिक पीड़ा और वेदना, दुख, दर्द, कष्ट, असही, मतलब इस तरह की पीड़ा का आभास हो रहा है। और इसमें भारत के लोग तो हैं, जिसका हमने कल वाले वीडियो में कई लोगों को आप लोग को दिखाया, लेकिन एक और दूसरा ग्रुप है, वो है विदेशियों का। उनकी ऐसी जली पड़ी है, और ख़ास करके जो अंग्रेज़ हैं, ब्रिटेन वाले, उनके जलन पे जो है मुझे दया भी आती है और कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत क्रोध भी आता है। आइए सुनते हैं उनके मतलब वीडियो के कुछ अंश और उसके ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year. But I think the British taxpayer should keep hold of that, don't you? अब यहाँ पे ये व्यक्ति बोल रहा है कि भारत को मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि जो हमने एड मनी तुम्हें दिया है, $2.5 बिलियन के लगभग 16 से 21 तक, वो जो है हमें लौटा दो, क्योंकि तुम्हारे पास अपना स्पेस प्रोग्राम है, तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हो। पहली बात तो ये है कि तुमने ये जो एड है ये तुमने हमें नहीं दिया, इंडिया को नहीं दिया। इंडिया को इस अधोजटाओं के जो त्याज्य गुच्छ होते हैं उससे भी निचले दर्जे का ये 2.5 बिलियन में हमारा क्या होगा यार? ये तुमने अपने प्रोपेगेंडाबाज एनजीओज को दिया है, जो भारत में रह कर के भारतीय राष्ट्र के विरोध में तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं, तो उनको तुमने दिया, भारत को नहीं दिया। इसलिए ये जो है ना मैग्नानिमिटी का, ये जो अपने ऊपर एक लाद करके चल रहे हैं, वो त्याग दो। We should not be giving money to countries with a space program. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसे देश को देना ही नहीं चाहिए जो मतलब दे आर फायरिंग रॉकेट टू द डार्क साइड ऑफ द मून, मतलब जहाँ पे कोई नहीं गया वस्तुतः। और ये लगता है कि रॉकेट फायरिंग जो है इंडिया की वो मून के डार्क साइड में नहीं, ये तुम्हारे स्थान विशेष को टारगेट करके लगता है कि मारा गया और वो अभी भी जल रहा है। और वो अभी इतना जल रहा है कि उसकी जलन तुम्हारे मतलब चेहरे पर भी उसकी मलिनता जो है दिख रही है। तो भाई अगर वहीं पे लैंड कर गया है, मतलब हमने तो देखा विजुअल्स की, चांद पे लैंड किया, हाँ वहाँ गड्ढे भी थे काले काले रंग के कुछ कुछ, तो अगर वो ब्रिटिशर्स के हैं, और सॉरी तुम लोग का तो कोई स्पेस प्रोग्राम है नहीं, तुम लोग तो वहाँ तक पहुँचे नहीं। खैर जो भी, मतलब अगर सांकेतिक तौर पे ही उसे माना जाए कि वो अगर ब्रिटिशर्स के स्थान विशेष या पृष्ठभाग या जो भी आप जिन शब्दों से आप उन्हें नवाजना चाहे वो कहे,
तो वहाँ पे अगर गिर गया गलती से, वैसे तो हम लोगों ने बहुत सपाट धरती चुन करके ही वहाँ लैंड किया था, लेकिन अगर वहाँ तुम्हारे स्थान विशेष हैं जहाँ सूर्य नहीं चमकता, लिटरली एंड फिगरेटिवली वहाँ नहीं चमकता, तो फिर निकाल लो यार, अपना ही हाथ बढ़ाओ, ऐसे करके पीछे से निकाल लेना, और क्या करना है। India reportedly has 229 million people living in poverty. According to the UN, it's the highest number anywhere in the world. It's also the fifth largest economy in the world with an annual GDP of around $3.75 trillion. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो जो धुआं निकला था ना, वो जलने का धुआं, वो अभी तक धीरे धीरे मतलब आ रहा है, और ये जब एक्चुअल में बोल रहा है, इस वक्त इसका जो चेहरा है वो सूख गया है ऐसा बोलते बोलते। आप गौर से अगर इसके चेहरे को देखेंगे तो पूरा लग रहा है कि चेहरे का रंग उड़ जाना जो होता है ना, कि ये कैसे चले गए। तो ये वो लौंडे हैं जो स्कूलों में नहीं होते, मतलब जो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ बोलेंगे और 4 लोग उसको फॉलो करेंगे या उस पर हंसेंगे, और वो जोक फनी नहीं होता है तो कोई हंसता नहीं है, तो फिर उनका जो मुंह बन जाता है वो इसी तरह का हुआ है। Why are we paying to help poverty-stricken Indians when their own government won't bother? अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम क्यों पे कर रहे हैं इन लोगों को। भाई जो तू पे करता है वो एक बार नहीं यार, 50 बार हमने जो है बताया है तुमको कि वो तुम्हारे प्रोपेगेंडा वाले एनजीओ के लिए है। तुम्हारे 2.5 बिलियन से गरीबी उन्मूलन नहीं होगा, और तुम्हारी जितनी जनसंख्या है ना उसका गुना भाग जोड़ घटाव कर लो, 80 करोड़ लोग हैं, यानी 800 मिलियन पीपल इन इंडिया, दे आर बीइंग फेड बाय द गवर्नमेंट फ्री में पिछले 3 वर्षों से। तो तुम जो ये ऊँट के मुंह में जीरा टाइप का दे रहे हो, उसे लग रहा है कि उसी से हमारा स्पेस प्रोग्राम चल रहा है या गरीबी उन्मूलन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। पिछले 9 वर्षों में हमने कितने लोगों को गरीबी से निकाला है, निर्धनता से, वो अगर देख लोगे ना वो डेटा, तो तुम्हारा स्थान विशेष जो है फट के फ्लावर हो जाएगा। There is a strong case for foreign aid. Do you not think this maybe makes a bit of a mockery of that? I think we need to remember that India isn't a sort of a poor, impoverished country that we have sort of a moral responsibility to. It is now a superpower of sorts, which we are trying desperately, in fact, to sign trade agreements with. It is a country that we want to keep on side. It is also a country that is very important in the more global opposition towards China. So one shouldn't look at this so much as a case of giving money to the poor in India whilst there are poor people struggling here in the UK. You should effectively think of it almost as a bit of a bung, as a bribe. Should we just call it that? अब ये जो क्लिप था ये उसके उसी प्रोग्राम का वो हिस्सा है जहाँ पे वो 2 और पत्रकारों से और जानकारों से बात कर रहा है। यहाँ पे एक जानकार ने कहा कि नहीं इंडिया से हमें दोस्ती रखनी चाहिए क्योंकि चाइना को बैलेंस करना है, हमें इसे एक ब्राइब की तरह देखना चाहिए कि हम इंडिया को मतलब साले तुम इंडिया को इतना मतलब नीचे गिरा हुआ समझ लो, तुम्हारे $2.5 बिलियन से इंडिया जो है तुम्हारी तरफ आ जाएगा। इंडिया चाइना के अगेंस्ट अपने विशेष के कारण है, उसको उसके अगेंस्ट होना है इस कारण से है, ना कि इसलिए कि यार नहीं इंग्लैंड चाहता है कि हमें चीन के विरोध में होना चाहिए। तो ये जो 2.5 बिलियन दिया था तो 2.5 ट्रिलियन दे देते, तो हम लोग तुम्हारे कहने पे तुम लोग भेज रहे हो ना भाई, अपने सिटीजन्स का पैसा जो है भेज रहे हो ना यूक्रेन, तो वहाँ नहीं भेजते, फिर भारत भी तुम्हारे साथ हो जाता। अब ये जो इसने कहा उसके बाद एक रिस्पॉन्स आया दूसरे जानकार का, वो सुनिए। We could get better at it, certainly. So we're all a bit poorer in Britain, or nearly all of us, as a result of the cost of living crisis. That's just a fact. But I differ with Benedict in that we do have a moral responsibility to India because of the grievous misdeeds carried out by British Empire. Much like the Caribbean. And some will say that is irrelevant because it's so long ago. But the economic gain to us has been long-lasting, and the economic detriment to them has been long-lasting. The other point I'd make briefly is there's vast inequality in India between, you're right, growing economy, prosperous middle class, but still enormous hardship with tens, if not hundreds of millions of people trapped in hardship. So do we walk by on the other side, or do we do something about it? And why is that? Is that because, of the legacy of the British Empire, or is that because India has a caste-based system that is horrifically racist and deliberately keeps great swathes of its own population in poverty based on a racial hierarchy? ये बंदा ये बता रहा है कि जो स्थिति भारत की हुई है उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज का भी इसमें योगदान है, क्योंकि
राज किया, लूट खसोट हुई, तरह तरह की चीज़ें हुई। उसके जवाब में जो पहला व्यक्ति था वो वापस कहता है कि नहीं नहीं, गरीबी का कारण हम लोग थोड़े हैं, वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है, ब्रिटिश राज ने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसका मेन कारण कास्ट हायरार्की है। मतलब जातिगत जो यहाँ पे हायरार्की बनी हुई है उसके कारण, जातिवाद है गरीबी का मुख्य कारण। अच्छा, तो मतलब अगर ये हायरार्की ही, जाति ही गरीबी का कारण था, तो आप लोग के परदादा अपनी मैया और बहनियाँ घुमाने आए थे नाव में यहाँ पे इंडिया में। 200 साल जो यहाँ पे थे वो क्या कर रहे थे? माँ और बहन को ही घुमा रहे थे ना यहाँ पे तुम लोग। जब इतनी गरीबी थी तो गरीबी में करने क्या आए? और ये जो कास्ट शब्द है वो पता करो कहाँ से आया। और कास्ट हायरार्की एक्चुअल में यूरोपियन कॉन्स्ट्रक्ट है। यूरोप के समाजों में, चाहे पोलैंड हो, इटली हो, या फिर आप इधर इंग्लैंड आ गए, फ्रांस आ गए, वहाँ पे एक्चुअल कास्ट वर्ड वहाँ से आया है। और वहाँ पे इस तरह की हायरार्की थी कि एक कास्ट, और कास्ट मतलब जाति नहीं होता, वहाँ पे जो अलग अलग तरह के पेजेंट्स थे, फिर क्लर्की था, फिर अलग अलग लोग जो है नोबल्स हो गए, ये सब जो आप लोग पढ़ते होंगे, तो वहाँ से ये कास्ट आता है। एक कास्ट वाले दूसरों में शादी नहीं करते थे, एक कास्ट वाले दूसरों के साथ बैठते नहीं थे, तो इन्हें कुछ नहीं मिला इक्वेट करने के लिए, क्योंकि जाति व्यवस्था। और यहाँ पे एक्चुअल में कॉन्फ्रेंस हुआ है विदेशियों का, और उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे भारत में जो वर्ण व्यवस्था है उसके कारण पूरा सोसाइटी एक सिंक्रोनाइज्ड वे में चलता है बहुत अच्छे से, तो हमें इसे ही अटैक करना है। और फिर तुमने ब्राह्मणों को एक अपना कॉमन एनिमी बनाया, और उसके बाद फिर जहाँ तुम जा रहे हो वो तो दिख रहा है। तो ये हायरार्की गरीबी का कारण नहीं है। गरीबी अगर भारत में होती तुम तो यहाँ पे आते ही नहीं। तुम जो हो, तुमने अपनी पूरी प्रोग्रेस जो है फाइनेंस की है यार। गरीबी का कारण है तुम्हारी लूट। 45 से 47 ट्रिलियन डॉलर आज के पैसे में तुम लूट करके ले गए। तुम्हारी महारानी के, अब तो मर ही गई वो बुढ़िया, तुम्हारा जो राजा है वो जो पहनता है ना, उसके चड्डी के धागे तक किसी न किसी कॉलोनियल, जो बेचारे कॉलोनाइज्ड राष्ट्र होंगे, चाहे अफ्रीका के हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, धागा तक साले तुम पहनते थे हमारा दिया हुआ। तुम्हारे सारे लोगों के कपड़े हमारे खेतों के कपास के थे, जिनके लोगों को तुम शूट कर दिया करते थे। तुम्हारी सड़कें जो है हमारे संसाधनों के दोहन से बनी हैं। तुम्हारे घर की फ्लोर या जिस स्टूडियो में बैठे हुए होगे उसकी छत, सब ये जो लकड़ी का ये करवाते हो ना, वो हमारे शिमला से लकड़ी तक ले गए यार तुम लोग लूट करके। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे पूरे विकास की आधारशिला जो है हमारे धन से, उससे फाइनेंस हुई है। और तुम्हारी लूट जनित इकॉनमी अब कहाँ है वो स्वयं तुम्हारा ये एंकर ही बता रहा है। सुनिए इसको। Just think about where all of this money could be spent here in Britain. As drivers from Tuesday face paying an additional ULEZ charge, our economic growth has stagnated. We don't have enough houses, prisons, doctors, nurses, teachers, all the facilities for any of those professions. This is a slap in the face for taxpayers. The world is laughing at Britain over this. जी जनाब, कल से मैंने कुछ वीडियो का हिस्सा देखा था कल, और आज जो है और ज़्यादा डिटेल से पूरी वीडियो देखी आप लोगों के साथ में। यकीन करें, मैं कई वीडियो में एक वीडियो का बार बार जिक्र करता रहता हूँ। उन्होंने क्या खुल के बताया है कि यूरोपियन ने, ब्रिटिश ने क्या कुछ हमारे साथ किया, कितना शिद्दत से हिंदुस्तान को लूटा, सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। यानी जब उनकी 200 साल के, उनका मकसद ही बड़ा ख़तरनाक था। बड़ी बेहतरीन प्लानिंग से वो लोग हिंदुस्तान में आए। फिर उसके बाद अच्छा बाकायदा जब वो तिजारत कर रहे थे, किले बनाने लग गए। हमारे मुग़ल दौर, मुग़लों को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। मतलब ये किले क्यों बना रहे हैं? तिजारत करने आए हो। ज़मीनें ख़रीद लेते थे, पोर्ट ख़रीद लेते थे, जितनी भी बंदरगाहें हैं वो ख़रीद लेते थे, ज़मीनें ले लेते थे। अच्छा, फिर राजाओं महाराजाओं को बाकायदा तोहफे व तोहफ़े बेचते थे। जो महाराजा कुछ समझदार था भी सही, कि जो इनकी थोड़ी सी लॉजिक नहीं समझता था,
उसको ये और ज़्यादा तरीके से किसी न किसी तरीके से बहलाते थे, फुसलाते थे। मैं इनसे कई गुना ज़्यादा पुर्तगाल को कहूँगा। पुर्तगाली जब यहाँ पे थे, तिजारत करते थे, तो इनकी दाल नहीं गल रही थी। सबसे पहले पुर्तगाली थे यहाँ पे तिजारत करते थे मसाले वगैरह की, लेकिन ब्रिटिश को अच्छा, फिर जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ने बाकायदा उसको इतनी अच्छी खासी इजाज़त दे दी, आप अपने लॉज बना सकते हो, अपने रूल्स बना सकते हो, सज़ाएं दे सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की कंपनी होने के बावजूद वो बाकायदा अपना कानून बना के रखा हुआ था। उसने वो कुछ भी कर सकती थी, लड़ाई झगड़े भी कर सकती थी, मार भी सकते थे, सज़ाएं भी दे सकते थे। गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश राज ने उन्हें इतनी अलाउ किया हुआ था। लेकिन ये है कि उन्होंने यहाँ आए, फिर एक आस्ते आस्ते बाकायदा शुरू में तो बाकायदा जंग की तरफ नहीं जाते थे। शुरू में जंग की भी थी तो नाकाम हुए थे, लेकिन बाकायदा पहले उन्होंने अपने कदम जमाए, यहीं के पैसों से वो लोग मजबूत हुए और यहीं पर इन्हीं लोगों को वो पैसा दिया, यानी कि इन्हीं लोगों से टैक्स वसूल कर, अच्छा फिर टैक्स भी लेने लग गए। जब उनकी जिस राज्य में, जिस जगह पर उनकी हुकूमत आ जाती थी, टैक्स भी लेते थे, फिर उन्हीं से वो मतलब है कि उन्हीं से कमाते भी थे, उन्हीं से टैक्स भी लेते थे। लेकिन बहरहाल ये है कि इतनी लूटमारी की और लूटमारी करने के बाद वो जब उन्होंने देखा कि हाँ भाई हमारे पास अच्छी खासी दौलत जमा हो गई है, तब वो गए। लेकिन तरीके से गए कि हम पे कोई इल्ज़ाम ना आए। और उससे पहले जब उन्हें अंदाज़ा हो गया तो उन्होंने सारा सिलेबस और सारी चीज़ें कुछ इस तरह से शराइत वगैरह सारी चीज़ें की कि कोई भी ब्रिटिश के ऊपर उंगली ना उठाए। लेकिन उन्होंने यूँ समझ लो कि अंधी मचाई थी, जिसको अंधी कहते हैं। हमारे मुग़ल में मैं कहूँगा कि उनको सिर्फ पैसा चाहिए था। मुग़ल को, उनको रिश्वतें देते थे, उनको पैसा देते थे, उनको लड़कियां देते थे, जिसकी वजह से वो इन्हें इजाज़त देते थे, उनको थोड़ी सी ज़मीन दे देते थे, तिजारत ही तो कर रहे हैं, करने दो। एक वक्त ऐसा आया कि पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने हुकूमत कर ली। अच्छा, फिर एक और चीज़ करते थे ये लोग, एक से लड़ना था तो दूसरे को अपने पास मिलाते थे, दोनों उसको अपने साथ मिलाते थे। फिर जैसे टीपू सुल्तान वाला वाक़या कि टीपू सुल्तान से लड़ने के लिए मराठाओं को पहले अपने साथ मिलाया, मिलाने के बाद फिर उन पर भी हमला कर दिया। टीपू सुल्तान को ख़त्म करने के बाद फिर उन्हें भी नहीं छोड़ा, यानी चालाक तरीन। और आज जो है चंद्रयान 3 पे मैं कहता हूँ ये छोटा सा जवाब है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये छोटा सा जवाब है इन फ्यूचर होने क्या वाला है। ब्रिटिश को शायद अंदाज़ा हो गया है, जो अभी से इनकी आग लगी हुई है, जिस तरीके से भाई ने बताया, वाकई इनको आग लगी हुई है। और ये आगे देख रहे, इनको अंदाज़ा होने लग गया है कि यार 5वीं सबसे बड़ी इकनॉमी बन गया है, आगे तो ये हमें ही खा जाएगा। इन फ्यूचर यही होने वाला है कि जहाँ की दौलत इन्होंने खाई थी, आज वो देश अपने पे, अच्छा मज़े की बात, अपने बलबूते पे, मतलब ब्रिटिश तो चलो किसी को लूट फूस के आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए, बाकायदा उन्होंने जो आज कपड़े पहने हुए, जो आज उनका कंट्री बना हुआ है, वो सारा हिंदुस्तान के पैसों से बना हुआ है। और वो चंद बिलियन डॉलर जो थे उसकी इमदाद की कह रहे हैं कि हमें वापस देते हैं, जबकि वो इमदाद बाकायदा प्रोपेगेंडे के लिए यूज़ होती है NGOs के थ्रू, सबको पता है ये बात। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ब्रिटिश दूसरों के पैसों से बना, लेकिन यहाँ पे मामला उलट है, हिंदुस्तान ने अपनी मेहनत की, अपने बलबूते पे आज एक अपना नाम बनाया। आज पूरी दुनिया का मैं कहता हूँ आज एक आध दिन जो ये है, इन दिनों में दुनिया का बच्चा हिंदुस्तान को जान गया होगा, हिंदुस्तान का नाम ले रहा होगा, हिंदुस्तान का कहाँ जिक्र नहीं हो रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मजाक नहीं है। दुनिया के कई देश है यार, कई देश है। एक वक्त में एक देश का पूरी दुनिया नाम ले रही हो तो वो कोई देश मामूली देश नहीं है। इन फ्यूचर इनको और बड़े बड़े करारे जवाब मिलेंगे, ताकि इनकी जो पीछे से आग लगी वो आगे से भी लगे, सर से भी लगे, नीचे से भी लगे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।